मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद बड़ी और विवादित खबर सामने आ रही है। जो यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने गजा के लिए बनाई जा रही फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स को तैयार करने के लिए $100 मिलियन यानी करीब 830 करोड़ रुपए की भारी फंडिंग दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैसा अमेरिका समर्थित बोर्ड ऑफ पीस को दिया गया है, जो गजा में नई सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन है, क्योंकि इससे पहले बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों ने कुल $7 बिलियन देने का वादा किया था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फरवरी में हुए डोनर कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त $10 बिलियन निवेश करने की घोषणा की थी। योजना के मुताबिक गजा के लिए करीब 27,000 पुलिसकर्मियों की नई फोर्स तैयार की जाएगी, जिनकी ट्रेनिंग इजिप्ट और जॉर्डन में कराई जाएगी, जबकि एक अमीराती सिक्योरिटी कंपनी इस पूरी पुलिस फोर्स को खड़ा करने के लिए जिम्मेदारी संभालेगी। रिपोर्ट्स में कहा यह गया है कि गजा में पहले सिविल सर्वेंट रह चुके फिलिस्तीनी भी इस नई फोर्स में आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें अप्रूवल पाने के लिए इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी की वोटिंग से गुजरना होगा। इस बात को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि फिलिस्तीनी गुटों और कई क्षेत्रीय ताकतों को डर है कि यह पूरी योजना गजा पर नई राजनीतिक और सुरक्षा पकड़ बनाने की कोशिश हो सकती है। खास बात यह है कि सीज़फायर लागू होने के बाद भी इजराइल लगातार गजा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाता रहा है, और बुधवार को भी फिलिस्तीनी इंटीरियर मिनिस्टर के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की मौत की खबर सामने आई है। इंडोनेशिया से इस वक्त एक बेहद डरावनी और दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हलमहरा आइसलैंड पर मौजूद खतरनाक और बेहद सक्रिय ज्वालामुखी माउंट दुकोनो में ज़ोरदार विस्फोट हुआ है, और इस भयंकर ज्वालामुखी इरप्शन के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि करीब 20 हाइकर्स अभी भी लापता हैं और उन्हें बचाने के लिए बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंडोनेशिया की यलकोलॉजी एजेंसी के मुताबिक शुक्रवार सुबह 7:41 पर माउंट दुकोनो में अचानक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद करीब 10 किलोमीटर ऊंचा राख और धुएं का विशाल गुबार सामने आसमान में उड़ गया। इतना ही नहीं, इरप्शन के दौरान ज़ोरदार धमाकों जैसी आवाज़ें भी सुनी गई, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। स्थानीय रेस्क्यू एजेंसी के प्रमुख इवान रमदानी ने बताया है कि दर्जनों पुलिसकर्मियों और रेस्क्यू टीमों को पहाड़ों में फंसे हाइकर्स की तलाश में भेजा गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लापता हाइकर्स में 9 लोग सिंगापुर से बताए जा रहे हैं। वहीं नॉर्थ हलबहरा के पुलिस प्रमुख एरिक्सन पथरिबो ने पुष्टि की है कि 3 बाइकर्स की मौत हो चुकी है और हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ हफ्तों से माउंट दुकोनो की गतिविधियों में तेज़ बढ़ोतरी देखी थी, जिसके बाद 17 अप्रैल से ही इस इलाके को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग पहाड़ों पर मौजूद थे। अब सरकार ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मलुपंग वररिंग क्रेटर से कम 4 किलोमीटर दूर रहने की सख्त चेतावनी जारी कर दी है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख तोबेलो शहर की तरफ फैल रही है और वहां वोल्केनो ऐश रेन यानी राख की बारिश का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। अधिकारियों ने ये भी चेतावनी दी है कि इलाके में कभी भी बड़े पत्थर गिर सकते हैं और लावा बहने का खतरा भी बना हुआ है। माउंट दुकोनो दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जाता है, और सिर्फ 3 मार्च महीने से अब तक यहाँ करीब 20 बार इरप्शन हो चुका है, जिससे साफ है कि इंडोनेशिया इस वक्त एक बड़े प्राकृतिक संकट का सामना कर रहा है। मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद ख़तरनाक और दुनिया को हिला देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में खुली सैन्य भिड़ंत हो गई है और हालात एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को हार्मोज स्ट्रेट में अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी और मिसाइल हमले हुए हैं, जिसके बाद पूरे गल्फ क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ये किया है कि अमेरिकी नेवी के 3 बड़े डिस्ट्रॉयर्स पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है जब वे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहे थे, लेकिन अमेरिकी जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और जवाबी कार्रवाई में ईरानी हमलावरों को भारी तबाही पहुंचाई गई है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया है और हमने उन्हें उड़ा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी दावा किया है कि सीज़ फायर अभी भी लागू है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर सीज़ फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने पहले एक ईरानी तेल टैंकर और दूसरे जहाज़ को निशाना बनाया और फिर कशिम आइसलैंड समेत कई तटीय इलाकों पर एयर स्ट्राइक की, जहां ईरान के महत्वपूर्ण नौसैनिक बेस मौजूद हैं। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पूर्वी हिस्से और चाहबार पोर्ट के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाज़ों पर हमला किया। ईरान का दावा है कि उसके हमलों में अमेरिकी जहाज़ों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम इस दावे को पूरी तरह झूठा बता रहा है। और इसी बीच ईरानियन प्रेस टीवी ने कहा है कि कई घंटों तक चली फायरिंग के बाद फिलहाल हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन तनाव अभी भी बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि हार्मुज स्ट्रेट दुनिया की तेल सप्लाई के सबसे अहम रूटों में से एक लाइफलाइन मानी जाती है और सामान्य हालात में दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी इसी रास्ते से गुजरता है। दक्षिण एशिया इस वक्त भीषण रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में है, जहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तापमान लगातार खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे सड़कें सुनसान हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में सिर्फ मंगलवार को ही हीट वेव की वजह से कम 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि भारत में भी कई लोगों की जान जा चुकी है। जानकारों का कहना है कि दक्षिण एशिया में गर्मी पहले भी पड़ती रही है, लेकिन इस बार हीट वेव की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फैलाव ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब वैज्ञानिक इसे सीधे क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देख रहे हैं। भारत में मौसम विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि मई महीने में पश्चिमी और तटीय इलाकों में सेवर हीट वेव जारी रहेंगी और गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी तटीय राज्यों और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से कई गुना ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती जैसे शहरों में तापमान 46.9 और 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से 90 से ज़्यादा शहर भारत में दर्ज किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में हीट स्ट्रोक की वजह से 2 शिक्षकों और कई अन्य लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भयंकर गर्मी से जूझ रहा है। कराची में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 2018 के बाद सबसे ज़्यादा माना जा रहा है, जबकि सिंध के जकूबाबाद और सुकूर में तापमान 46 डिग्री तक जाने की चेतावनी जारी की गई है। पाकिस्तान मौसम विभाग ने लोगों को दिन में धूप से बचने और लगातार पानी पीने की सलाह दी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई जिलों में भी तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया है और वहां पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव दिनों दिन की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार गर्मी जल्दी आने की सबसे बड़ी वजह हाई प्रेशर सिस्टम है, जो गर्म हवा को ज़मीन के पास फंसा देता है और बादलों को बनने नहीं देता है, जिससे सूरज की तेज़ गर्मी लगातार ज़मीन को झुलसाती रहती है। इसके अलावा कमज़ोर प्री मानसून बारिश और EL नैनो जैसे क्लाइमेट पैटर्न भी हालात को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी WMO ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में EL नैनो और मजबूत हो सकता है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में एक्सट्रीम हीट वेव बढ़ सकती है। भारत की राजनीति से इस वक्त एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है, जहां वेस्ट बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों ने पूरे देश की राजनीतिक तस्वीर बदल दी है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने 293 में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने सिर्फ 80 सीटों तक सिमट कर रह गई है। ये वही बंगाल है जिसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता था और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी पिछले कई वर्षों से सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बड़ी जीत के साथ अब पूरे चुनावी सिस्टम और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर नाम का बड़ा वोटर वेरिफिकेशन अभियान चलाया था, जिसके तहत लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए या जांच के दायरे में डाले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ बंगाल में ही करीब 90 लाख वोटरों के नए स्क्रूटनी में आए थे और बाद में लगभग 27 लाख लोगों के नाम वोटर रोल से हटा दिए गए। आरोप है कि इस प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा असर मुस्लिम समुदाय यानी गरीब लोगों और माइग्रेंट वर्कर्स पर पड़ा है, खासकर उन इलाकों में जहां बीजेपी पहले कमज़ोर मानी जाती थी। कई सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के मार्जिन से ज़्यादा बताई जा रही है, जिसके बाद विपक्ष और कई जानकारों ने आरोप यह लगाया है कि यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति थी। बीजेपी ने इस प्रक्रिया को इलीगल इन्फ्लेटर्स हटाने का अभियान बताया, जबकि टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है कि ईसीआई एक स्वतंत्र संस्था की तरह नहीं बल्कि